हम हमेशा नया जो NEP 2020 है उसके बड़े बड़े विजन और एजुकेशन सिस्टम के बदलाव की ना बहुत भव्य बातों में खोए रहते हैं। हाँ बिल्कुल, और अखबारों में भी यही सब छपता रहता है। वही तो, अखबारों में छपता है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी और सब कुछ क्षमता पर आधारित हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी जमीनी हकीकत ये है कि एक स्कूल न किसी सरकारी पॉलिसी के कागज से नहीं चलता। सही कहा, वो तो एक प्रिंसिपल की मेज पर रखे उन इनवर्ट डाक रजिस्टर और रोजमर्रा के स्ट्रेस से चलता है। एकदम सही पकड़ा आपने। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम लोग ठीक इसी बात की तह तक दाने वाले हैं कि शिक्षा जगत की ये जो भारी भरकम नीतियां हैं, ये असल में जमीन पर कैसे उतरती हैं। और इस चर्चा का आधार बनाने के लिए हमारे पास रंजन सर द्वारा तैयार किए गए कुछ बेहद महत्वपूर्ण नोट्स हैं। ये वही नोट्स है ना जो KVS और NVS या फिर जो EMRS जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं? हाँ बिल्कुल वही। तो इस एनालिसिस में हमारा मिशन ये है कि हम इस बात को डिकोड करें कि एक स्कूल लीडरशिप कैसे स्कूल रजिस्टर्स और आशा कमिटी मैनेजमेंट जैसे प्रैक्टिकल कामों के जरिए पूरे स्कूल की दिशा तय करती है। देखिए, इन नोट्स की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि ये किसी सिर्फ एकेडमिक थ्योरी तक सीमित नहीं है। अगर हम इनको ध्यान से पढ़ें तो ये एक स्कूल को चलाने का पूरा सर्वाइवल मैनुअल है। हाँ, और बाहर से देखने पर ना हमें स्कूल का प्रशासन बहुत ही सीधा और साफ सुथरा लगता है, लेकिन अंदर से ये प्रशासनिक उलझनों का एक बहुत गहरा महासागर है, और इस महासागर में नेविगेट करना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और ये नोट्स सिर्फ परीक्षा पास करने का जरिया नहीं है, ये एक्चुअली में बताते हैं कि एक प्रिंसिपल एक ही वक्त पर एक प्रशासक, एक जज और एक मैनेजर की भूमिका कैसे निभाता है। अब अगर हम NEP 2020 के उस 5+3+3+4 वाले ढांचे की ही बात करें, वो फाउंडेशन स्टेज वाली बात। हाँ वही, उसके बेसिक लेवल को जमीन पर उतारने के लिए निपुण भारत का लक्ष्य रखा गया है। मतलब साल 2026-27 तक ग्रेड 3 के हर बच्चे को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी FLN हासिल होना चाहिए। सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा और आसान लगता है, लेकिन सोचिए जरा, 500 बच्चों वाले किसी सरकारी स्कूल में से लागू करना कितना मुश्किल होगा। सही बात है। और यहीं पर ना नोट्स में दी गई लीडरशिप थ्योरीज काम आती हैं। अब आमतौर पर लोग ट्रेड थ्योरी की बात करते हैं कि भाई लीडर्स तो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। अच्छा। या फिर वो हर्सी ब्लैंचार्ड की सिचुएशनल लीडरशिप की बात करते हैं, जहां हालात के हिसाब से लीडर अपने फैसले बदलता है। लेकिन एक स्कूल प्रिंसिपल के लिए जो सबसे जरूरी थ्योरी इन नोट्स में बताई गई है, वो है इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझाएंगे? इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रिंसिपल सिर्फ अपने AC ऑफिस में बैठकर फैसलों पर साइन नहीं कर रहा है, वो पढ़ाई की क्वालिटी में सीधे तौर पर इन्वॉल्व हो रहा है। अच्छा, मतलब वो सिर्फ ये नहीं देख रहा कि स्कूल की बसें टाइम पर आ रही हैं या फिर पानी की टंकियां भरी हैं या नहीं। बिल्कुल नहीं। बल्कि वो ये भी देख रहा है कि ग्रेड 3 के उस क्लासरूम में जो टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है, क्या वो निपुण भारत के मानकों पर खरा उतर रहा है या नहीं। एकदम सही समझा आपने। एक इंस्ट्रक्शनल लीडर ना रेगुलरली क्लासरूम्स का इंस्पेक्शन करता है और टीचर्स के लेसन प्लान्स को रिव्यू करता है, और सबसे बड़ी बात, बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को ट्रैक करता है। अब मान लीजिए FLN के तहत एक टीचर को बच्चों को जोड़ना घटाना सिखाना है, लेकिन बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो वहां एक आम मैनेजर क्या करेगा? वो शायद टीचर को डांट देगा या गुस्सा करेगा। हाँ वही, लेकिन एक इंस्ट्रक्शनल लीडर ऐसा नहीं करेगा। वो उस टीचर के साथ बैठेगा और मिलकर एक नई टीचिंग मेथड तैयार करेगा। अरे वाह। अब अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं, तो एक कार कितनी भी शानदार क्यों ना हो, उसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो हमारी राष्ट्रीय नीतियां हैं जो दिशा तय करती हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। लेकिन जो पहिए सड़क से टकराते हैं वो स्कूल का प्रिंसिपल है। अगर उन पहियों में पकड़ नहीं है तो स्टीयरिंग चाहे आप जितना मर्जी घुमा लीजिए, कार तो वहीं की वहीं फिसलेगी ना। बिल्कुल फिसलेगी। और वो जो पकड़ है, वो जो ट्रैक्शन है, वो इसी इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप से आता है। सही कहा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये ट्रैक्शन पैदा कैसे होता है, ये समझना सबसे जरूरी है यहाँ पर। हाँ, कैसे होता है ये? देखिए, सिर्फ लंबा चौड़ा भाषण देने से या क्लासरूम में एक राउंड लगाने से सिस्टम नहीं बदलता। रंजन सर के नोट्स में ना एक बहुत ही भारी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन डिसिप्लिन। डॉक्यूमेंटेशन डिसिप्लिन सुनने में तो काफी स्ट्रिक्ट लग रहा है। भी स्ट्रिक्ट। एक सफल प्रशासक हवा में बातें नहीं करता,
वो हर एक छोटी बड़ी चीज को रिकॉर्ड करता है। अगर उसने किसी टीचर को सुधार के लिए कोई सलाह दी है तो वो उसे कहाँ लिखेगा? वो उसे लॉग करेगा। और यहीं से ना प्रशासन की असली और सबसे पुरानी व्यवस्था शुरू होती है। और वो व्यवस्था क्या है? स्कूल के रजिस्टर्स। अरे हाँ, जब भी इन स्कूल रजिस्टर्स की बात आती है तो दिमाग में ना वो धूल खाई हुई और लाल कपड़े में बंधी मोटी मोटी किताबें आने लगती हैं। बिल्कुल वही रजिस्टर्स। जैसे एडमिशन रजिस्टर हो गया या अटेंडेंस रजिस्टर और वो स्टॉक रजिस्टर। अब मैं ये तो समझ सकती हूँ कि एडमिशन रजिस्टर ये ट्रैक करता है कि कौन सा बच्चा किस क्लास में आया, और स्टॉक रजिस्टर बताता है कि स्कूल में कितनी कुर्सियां हैं या चौक के कितने डिब्बे बचे हैं। लेकिन इन नोट्स में एक सर्विस बुक का भी जिक्र किया गया है। तो मैं ये सोच रही थी कि टीचर्स के लिए ये सर्विस बुक इतनी खौफनाक या इतनी अहम क्यों मानी जाती है? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि सर्विस बुक किसी भी सरकारी कर्मचारी की एक तरह से जन्म कुंडली होती है। जन्म कुंडली? हाँ, टीचर की ज्वाइनिंग के दिन से लेकर उसने अपनी पूरी सर्विस में कितनी छुट्टियां ली हैं, उसे कब कौन सा प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिला, उस पर कभी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ या नहीं, और आखिर में उसका रिटायरमेंट, ये सब कुछ उस एक बुक में दर्ज होता है। ओह वाह, मतलब सब कुछ एक ही जगह? बिल्कुल। और आप सोचिए, अगर इस सर्विस बुक में एक छोटी सी भी गलती हो गई या फिर खुदा ना खास्ता वो खो गई तो किसी भी टीचर की जिंदगी भर की पेंशन अटक सकती है। बाप रे, ये तो वाकई बहुत सीरियस मामला है। हाँ, तो इसलिए ये सिर्फ एक रजिस्टर नहीं है, ये एक इंसान का पूरा करियर है जो उन कागज के पन्नों पर लिखा हुआ है। लेकिन मेरे दिमाग में ना यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है अभी। बोलिए। देखिए, सर्विस बुक या एडमिशन रजिस्टर की अहमियत तो मुझे अच्छे से समझ आ गई, लेकिन इन नोट्स में दो और फाइल्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। एक है इनवर्ड डाक रजिस्टर और दूसरा है आउटवर्ड डाक रजिस्टर। हाँ, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। पर आज के इस दौर में जब सरकार खुद हर चीज को डिजिटल कर रही है, हमारे पास वो यूडीएस प्लस जैसा इतना एडवांस्ड स्कूल डेटा सिस्टम है, सरकार के नए ऑर्डर्स ईमेल पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आ जाते हैं, और दीक्षा पोर्टल पर तो सब कुछ अवेलेबल ही है। सही बात है। फिर आज भी इन फिजिकल डाक रजिस्टर्स को धोने का क्या फायदा? क्या ये सिर्फ एक वो पुरानी बाबू वाली परंपरा नहीं है जिसे हम जबरदस्ती खींच रहे हैं? आपका सवाल बहुत वैलिड है, और पता है, बहुत से नए प्रिंसिपल्स के दिमाग में भी यही सवाल आता है। ऊपर से देखने पर यूडीआईसी प्लस और दीक्षा बहुत मॉडर्न और आसान लगते हैं, लेकिन डिजिटल डेटा के साथ ना एक बहुत बड़ा मसला जुड़ा हुआ है। कैसा मसला? लीगल अकाउंटेबिलिटी का, यानी कानूनी जवाबदेही। इनवर्ड डाक रजिस्टर दरअसल वो जगह है जहां स्कूल में बाहर से आने वाले हर एक ऑफिशियल लेटर, सरकारी ऑर्डर या किसी भी कंप्लेन को हाथ से दर्ज किया जाता है, और आउटवर्ड में वो लेटर्स दर्ज होते हैं जो स्कूल से बाहर भेजे जाते हैं। अच्छा, लेकिन इससे जवाबदेही तय कैसे होती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि कल को मान लीजिए स्कूल में कोई बड़ा विवाद हो गया, तो क्या होगा? चलिए एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। मान लीजिए मंत्रालय से कोई बहुत ही अर्जेंट ऑर्डर आया था कि 15 नवंबर तक स्कूल की बिल्डिंग का सेफ्टी ऑडिट पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है। प्लस का डैशबोर्ड नहीं देखेगी। तो वो क्या देखेगी? वो प्रिंसिपल से सीधा पूछेगी कि क्या आपको सेफ्टी ऑडिट का ये ऑर्डर मिला था या नहीं। अब अगर प्रिंसिपल कहता है कि अरे मुझे तो ईमेल ही नहीं दिखा, स्पैम में चला गया होगा, हाँ, तो कानून में ये कोई बचाव नहीं है। हाँ, ये एक्सक्यूज तो नहीं चलेगा। लेकिन इनवर्ड डाक रजिस्टर कोर्ट में यह साबित कर सकता है कि वो ऑर्डर स्कूल में किस तारीख को आया, कितने बजे रिसीव हुआ और किस क्लर्क ने उस लेटर पर अपने साइन किए। ओह अच्छा। और ठीक इसी तरह आउटवर्ड रजिस्टर ये साबित करेगा कि उस ऑर्डर के आने के बाद प्रिंसिपल ने अपने लेवल पर डिपार्टमेंट को कितनी बार रिमाइंडर भेजा था। तो ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये प्रिंसिपल के लिए क्रोनोलॉजिकल एविडेंस है। अरे वाह, अब मैं समझी। मतलब ये कोई नौकरशाही का बोझ नहीं है, ये एक्चुअली में प्रिंसिपल का एक रक्षा कवच है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। जब भी कोई ऑडिट या आरटीआई आती है तो यही रजिस्टर वो ढाल बन जाता है जो उस प्रिंसिपल को बेवजह के कानूनी पचड़ों से बचाता है। लेकिन एक मिनट, हाँ, अभी मुझे एक और उलझन हो रही है। अगर हर छोटी बड़ी चीज का इतना सख्त डॉक्यूमेंटेशन, डिसिप्लिन रखना है, हर फाइल को रजिस्टर में चढ़ाना है, टीचर्स की परफॉर्मेंस भी मॉनिटर करनी है और निपुण भारत के टारगेट्स भी पूरे करने हैं, हाँ, काम तो बहुत है। तो कोई भी एक अकेला इंसान ये सब कैसे मैनेज कर सकता है? एक प्रिंसिपल के पास भी तो दिन में वही 24 घंटे होते हैं ना। और हम सब जानते हैं कि ज्यादातर सरकारी स्कूलों में स्टाफ की कितनी भयंकर कमी होती है। वही तो। और ठीक यहीं पर एक आम मैनेजर और एक सच्चे लीडर का फर्क सामने आता है। वो कैसे? देखिए, एक आम एडमिनिस्ट्रेटर शायद अकेले ही सब कुछ करने की कोशिश करेगा और आखिर में आकर बर्नआउट का शिकार हो जाएगा।
लेकिन एक समझदार लीडर अच्छे से जानता है कि सत्ता और जिम्मेदारी का डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण कैसे करना है। रंजन सर के नोट्स में ना इस मसले का सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताया गया है और वो है कमिटी मैनेजमेंट। सारा का सारा लोड प्रिंसिपल के अकेले के सर पर नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसको अपनी उस पुरानी वाली एनालॉजी से जोड़कर देखूं, अगर प्रिंसिपल वो छत है जो एनईपी और सभी सरकारी ऑर्डर्स का सारा भार अपने ऊपर सह रही है, तो क्या ये कमिटीज उस बिल्डिंग के लोड बेयरिंग पिलर्स यानी वो खंबे हैं जो उस छत के भार को नीचे जमीन तक बांट देते हैं? क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन कंपैरिजन है ये। है ना? क्योंकि अगर एक भी खंबा कमजोर हुआ तो छत सीधा प्रिंसिपल के ऊपर ही गिरेगी। बिल्कुल गिरेगी। इसलिए नोट्स में ना काफी डिटेल में इन कमिटीज के बारे में बताया गया है। जैसे एडमिशन कमेटी होती है, जब नए एडमिशन्स शुरू होते हैं तो पेरेंट्स की कितनी भीड़ होती है, कितना प्रेशर होता है, ये कमेटी उस सब को अकेले हैंडल करती है। हाँ, वो टाइम तो बहुत स्ट्रेसफुल होता है। फिर आती है डिसिप्लिन कमेटी, जो स्कूल के अंदर होने वाले बच्चों के आपसी झगड़ों या उनकी अनुशासनहीनता को देखती है। और इन सब में एक बहुत ही क्रिटिकल कमेटी होती है जिसे हम परचेज कमेटी कहते हैं। परचेज कमेटी, पर इसका काम क्या होता है? क्या सिर्फ स्कूल के लिए चौक, डस्टर और कुछ कंप्यूटर्स खरीदना? इसमें इतनी क्रिटिकल होने वाली क्या बात है? अरे इसमें बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है, फाइनेंशियल रिस्क। अच्छा। आप सोचिए, अगर प्रिंसिपल अकेला बैठकर ये फैसला कर ले कि मुझे इस पर्टिकुलर वेंडर से 50 कंप्यूटर खरीदने हैं, तो बाहर वालों को क्या लगेगा? उस पर करप्शन या किसी को फेवर करने के आरोप लगना तो तय है। हाँ, लोग तो बातें बनाएंगे ही। लेकिन परचेस कमेटी बनने से ये पूरा रिस्क खत्म हो जाता है। अब कमेटी क्या करती है? वो मार्केट से 3 अलग अलग वेंडर से कोटेशंस मंगवाती है। ठीक है। फिर उन सब का आसानी से कंपैरिजन किया जाता है और फिर आपसी सहमति से जो सबसे अच्छा और सस्ता ऑप्शन होता है उसे चुना जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी मीटिंग के जो मिनट्स हैं, जो डिटेल्स हैं, वो एक रजिस्टर में दर्ज होते हैं जिस पर कमेटी के सभी मेंबर्स के साइन होते हैं। अरे वाह! कल को अगर सरकार कोई ऑडिट भी बिठा दे तो प्रिंसिपल पर कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि जो भी फैसला लिया गया वो एक पूरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के तहत पूरी कमेटी ने लिया था। ये तो अपना वर्कलोड कम करने के साथ साथ खुद को लीगली सेफ रखने का भी एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। लेकिन मैंने एक चीज और नोटिस की है नोट्स में। क्या? इन कमिटीज में ना सिर्फ स्कूल के टीचर्स ही नहीं होते। कई बार जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, जिसे SMC कहते हैं, उसमें बच्चों के पेरेंट्स और लोकल कम्युनिटी के लोगों को भी शामिल किया जाता है। हाँ बिल्कुल। तो इसका क्या लॉजिक है? क्या बाहर के लोगों को स्कूल के प्रशासन में घुसाने से बेवजह की दखलंदाजी नहीं बढ़ती? देखिए, शुरू में किसी को भी ऐसा लग सकता है कि बाहर के लोग आएंगे तो आर्ग्यूमेंट्स बढ़ेंगे, लेकिन रियलिटी में ये जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है ना, ये स्कूल के आपसी विवादों को सुलझाने का सबसे असरदार तरीका है। इसे ही ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल माना जाता है। अच्छा, वो कैसे काम करता है ग्राउंड लेवल पर? सोचकर देखिए, जब आप बच्चों के माँ बाप को अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बना लेते हैं, चाहे वो स्कूल के फंड को कहाँ खर्च करना है इसकी बात हो, या फिर स्कूल की नई यूनिफॉर्म का रंग क्या होना चाहिए, तो वो पेरेंट्स स्कूल की गलतियां निकालने के बजाय स्कूल के डेवलपमेंट में आपके पार्टनर्स बन जाते हैं। अब अगर स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए डेस्क की कमी है और प्रिंसिपल अकेले किसी बंद कमरे में पेरेंट्स को ये बात बताए, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स नाराज होंगे और हंगामा करेंगे। हाँ, उनको लगेगा स्कूल ध्यान नहीं दे रहे। एग्जैक्टली। लेकिन अगर परचेस कमेटी में उन्हीं का कोई नुमाइंदा यानी कोई पेरेंट पहले से बैठा है और वो खुद अपनी आंखों से देख रहा है कि फंड्स आने में देरी हो रही है या टेंडर प्रोसेस में टाइम लग रहा है, तो वो बाहर जाके बाकी भीड़ को खुद ही शांत कर देगा। अरे हाँ, ये तो बहुत लॉजिकल है। इस लेवल की जो ट्रांसपेरेंसी होती है ना, वो पूरे लोकल कम्युनिटी का भरोसा जीत लेती है और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को बहुत ही आसान बना देती है। तो अभी तक हमने ये तो बहुत अच्छे से डिकोड कर लिया कि किसी एक स्कूल की 4 दीवारी में आखिर चलता क्या है। मतलब इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप के जरिए नीतियां जमीन पर उतरती हैं, उन भारी रजिस्टर्स के जरिए जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी तय होती है, और कमिटीज के जरिए पूरे स्टाफ में स्ट्रेस और वर्कलोड को बांटा जाता है। बिल्कुल सही समरी बनाई आपने। हाँ? लेकिन पता है, मुझे ये सब ना एक बहुत ही क्लोज एंडेड इकोसिस्टम जैसा लग रहा है। मेरा मतलब है कि स्कूल के अंदर ये जो हर रोज इतनी सारी मेहनत हो रही है, ये जो रोज नए अटेंडेंस रजिस्टर भरे जा रहे हैं और कमिटीज लंबी लंबी मीटिंग्स कर रही हैं, इन सब का उस बाहर की दुनिया पर क्या असर पड़ता है? राष्ट्रीय स्तर पर जो एजुकेशन इंडिकेटर्स या इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशन हम देखते हैं, क्या उनका इन रोजमर्रा के छोटी छोटी कागजी कार्रवाइयों से कोई सच में कनेक्शन है? मैं बताऊं, ये इस पूरी चर्चा का ना सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि हम जिसे अभी स्कूल का माइक्रो मैनेजमेंट कह रहे हैं ना,
वही देश की मैक्रो पॉलिसी को बनाता है। अच्छा। नोट्स में इन इंडिकेटर्स को 2 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स बेसिकली ये बताते हैं कि देश में शिक्षा तक आखिर कितने बच्चों की पहुंच है। इसमें 2 सबसे फेमस नाम आते हैं। एक है GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, और दूसरा है NER यानी नेट एनरोलमेंट रेशियो। एक मिनट रुकिए, ये GER और NER का जो फर्क है ना, ये हमेशा से मुझे बहुत कंफ्यूज करता आया है। अगर मैं इसको प्योर लॉजिक के हिसाब से समझने की कोशिश करूं। हाँ, बताइए। देखिए, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल यानी कुल। तो मान लीजिए एक गांव में प्राइमरी स्कूल जाने की जो ऑफिशियल एज है वो 6 से 10 साल तक है, और उस गांव में इस एज ग्रुप के टोटल 100 बच्चे रहते हैं। ठीक है। लेकिन जब एडमिशन्स हुए तो स्कूल के प्राइमरी सेक्शन में टोटल 120 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, क्योंकि गांव में कुछ बच्चे 12 या 13 साल के भी थे जो पहले कभी स्कूल गए ही नहीं और अब पहली बार पढ़ने आए हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या ये निकला कि उस गांव का जो GER है वो 100% से भी ऊपर क्रॉस करके 120% हो जाएगा? आपका डिडक्शन एकदम एक्यूरेट है। GER कई बार 100% से ऊपर निकल जाता है, क्योंकि इसमें ना बच्चे की उम्र की कोई पाबंदी नहीं होती। ये रेशो सिर्फ ये देखता है कि उस पर्टिकुलर लेवल पर टोटल कितने एडमिशन्स हुए हैं। और सच कहूं तो इसी वजह से कई बार जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको देश की एक काफी मिसलीडिंग पिक्चर मिल जाती है। ओह, तो क्या NER इस प्रॉब्लम को ठीक करता है और इस पिक्चर को थोड़ा साफ करता है? एकदम करता है। NER यानी नेट एनरोलमेंट रेशियो सिर्फ और सिर्फ उसी ऑफिशियल एज ब्रैकेट के बच्चों को गिनता है। अब जैसे आपने उस गांव का एग्जाम्पल दिया, अगर उन 120 बच्चों में से 6 से 10 साल वाले ऑफिशियल एज के सिर्फ 75 बच्चे ही थे, तो वहां का NER सिर्फ 75% ही माना जाएगा। ये डेटा सरकार को आईना दिखाता है। ये एक कड़वी सच्चाई सामने लाता है कि 25% जो सही उम्र के बच्चे हैं वो अभी भी स्कूल सिस्टम से पूरी तरह बाहर हैं। अरे वाह, ये तो बहुत क्लियर कट फर्क है। और इसी में एक ANER भी होता है, जिसे एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं। ये थोड़ा एडवांस्ड है, क्योंकि ये उन सही उम्र वाले बच्चों को भी गिनती में ले लेता है जो अपनी इंटेलिजेंस की वजह से शायद प्राइमरी की जगह आगे वाली मिडिल क्लास में पढ़ रहे हों। ओके, अब मैं पूरी तरह समझ गई। लेकिन सिर्फ किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवा देना ही तो काफ़ी नहीं होता ना। वो बच्चा वहाँ कितने दिन टिकता है, पढ़ाई पूरी करता भी है या नहीं, ये ट्रैक करना भी तो उतना ही ज़रूरी होगा। बिल्कुल। और यहीं पर हमारे दूसरे टाइप के इंडिकेटर्स एंटर करते हैं, जिन्हें कहते हैं एफिशिएंसी इंडिकेटर्स। एफिशिएंसी इंडिकेटर्स। हाँ, ये इंडिकेटर्स बताते हैं कि हमारा सिस्टम कितना एफिशिएंट है, कितना स्वस्थ है। जैसे ड्रॉप आउट रेट, यह हमें बताता है कि कितने बच्चों ने पढ़ाई पूरी किए बिना ही बीच में स्कूल छोड़ दिया। फिर आता है रिटेंशन रेट, जो यह मापता है कि कितने बच्चे आखिरी ग्रेड तक सिस्टम में टिके रहें। रिटेंशन। उसके बाद होता है ट्रांजिशन रेट, जिससे हमें ये पता चलता है कि 5वीं क्लास पास करने के बाद कितने बच्चों ने 6ठी क्लास में एडमिशन लिया या कितनों ने वहीं पर पढ़ाई हमेशा के लिए छोड़ दी। और इसके अलावा प्रमोशन रेट और रेपिटेशन रेट जैसे फिगर्स भी होते हैं, जो पास और फेल होने वाले बच्चों का हिसाब रखते हैं। अगर मैं इन सभी कड़ियों को जोड़ूं ना, तो ये एक बहुत ही हैरान करने वाली बात की तरफ इशारा कर रहा है। वो क्या? सोचिए, किसी एक बहुत ही दूर दराज वाले गांव के सरकारी स्कूल में किसी छोटी सी एडमिशन कमेटी ने एडमिशन रजिस्टर में किसी बच्चे के नाम की एक मामूली सी एंट्री की, या फिर किसी क्लास टीचर ने अपने उस अटेंडेंस रजिस्टर में लगातार 7 दिन तक किसी बच्चे के ना आने पर वो रेड इंक से लाल स्याही से एब्सेंट मार्क कर दिया। बिल्कुल। तो क्या वो एक लाल स्याही का छोटा सा निशान सीधा देश के टोटल ड्रॉप आउट रेट और उस नेशनल GER डेटा को ऊपर नीचे कर रहा है? बिना किसी शक के वो उस लाल स्याही का एक एक स्ट्रोक सीधा UDIS प्लस पोर्टल पर जाता है। और आप जानती हैं, जब सरकार PM श्री स्कूल्स या वो जो समग्र शिक्षा जैसी हजारों करोड़ रुपए की मेगा स्कीम्स लॉन्च करती हैं, तो उसके लिए जो डेटा आता है वो कोई आसमान से थोड़ी टपकता है। वो बस इन्हीं स्कूलों के उन्हीं रजिस्टर्स का डेटा होता है जिसका पूरा विश्लेषण किया जाता है। बाप रे, इसका सीधा सा मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी एक प्रिंसिपल का अपने स्टाफ पर वो डॉक्यूमेंटेशन डिसिप्लिन कमजोर पड़ गया और वो रजिस्टर में ये रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता कि कोई बच्चा पिछले 1 महीने से स्कूल ही नहीं आया है, तो ऐसे में तो हमारे देश का पूरा डेटाबेस ही करप्ट हो जाएगा। बिल्कुल करप्ट होगा। फिर तो वो दीक्षा पोर्टल और जो निष्ठा जैसे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो सब इन्हीं गलत आंकड़ों पर काम करने लग जाएंगे। वही तो मैं कह रहा था। यही सबसे बड़ा कारण है कि ये छोटा सा दिखने वाला माइक्रो मैनेजमेंट
आखिर इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं? अगर हमारा बेस डेटा यानी वो रजिस्टर की एंट्री ही गलत है, तो आप ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी नीतियां बना लीजिए, सब ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएंगे। एक कंप्यूटर टर्म है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। हाँ, कचरा डालोगे तो कचरा ही बाहर आएगा। एकदम। तो एक प्रिंसिपल ना असल में सिर्फ अपना एक स्कूल अकेले नहीं चला रहा होता। वो ना चाहते हुए भी हर रोज इस देश की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मैक्रो डेटाबेस में इंफॉर्मेशन फीड कर रहा होता है। क्या बात है। तो आज इस पूरी चर्चा के बाद मेरा जो एक निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि एक सच्चे स्कूल लीडर का काम सिर्फ उन पेपर पॉलिसीज पर आदर्शवादी बातें करना नहीं है। ट्रेड थ्योरी या बिहेवियरल थ्योरी की अपनी एक जगह हो सकती है, लेकिन ग्राउंड पर अगर कुछ काम करता है तो वो है प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप। बिल्कुल। और इन अलग अलग कमिटीज के जरिए कामों को बांटना कोई प्रशासन की कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है जो काम को बिना रुकावट के चलने देता है और आसपास की कम्युनिटी का भरोसा भी जीतता है। सही बताया आपने। और सबसे बड़ी आंख खोलने वाली बात ये समझ में आती है कि स्कूल के वो पुराने और मोटे-मोटे रजिस्टर्स कोई नौकरशाही का बोझ या कचरा नहीं है। हाँ, वो एक्चुअली एक बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जो एक तरफ तो प्रिंसिपल को लीगल प्रोटेक्शन देते हैं और दूसरी तरफ देश के बड़े-बड़े एजुकेशन इंडिकेटर्स के लिए एकदम शुद्ध और रिलायबल डेटा तैयार करते हैं। वाकई में रंजन सर के इन नोट्स ने इस पूरी प्रशासनिक मशीन को बहुत ही लॉजिकली हमारे सामने खोल कर रख दिया है। काफी डिटेल में हर एस्पेक्ट कवर किया है इन्होंने। और ये देखना बहुत ही कमाल का अनुभव है कि NEP 2020 जैसी मेगा नीतियां, चाहे पेपर पर कितनी भी एडवांस क्यों ना लगती हों, उनका पूरा का पूरा सक्सेस आखिर में एक इंसान यानी उस स्कूल प्रिंसिपल की मेहनत, उसके डॉक्यूमेंटेशन डिसिप्लिन और उसके कमिटी मैनेजमेंट पर ही निर्भर करता है। वही तो ज़मीनी हकीकत है। बिल्कुल। तो अब जब हमने इस पूरे प्रोसेस को इतनी गहराई से समझ ही लिया है, तो इस डीप डाइव को एक आखिरी सोच के साथ यहीं पॉज करते हैं। अभी देखिए, UDCE+ और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से हर चीज की डेटा ट्रैकिंग लगभग रियल टाइम में होने लगी है। हाँ, बहुत फास्ट हो गया सब। तो ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि क्या आने वाले कुछ सालों में स्कूल की पूरी लीडरशिप पूरी तरह से AI आधारित और डेटा ड्रिवन हो जाएगी, जहां कोई कंप्यूटर एल्गोरिदम ये तय करेगा कि कौन सा बच्चा ड्रॉप आउट होने वाला है और कौन सा टीचर ठीक से नहीं पढ़ा रहा। ये तो काफी डरावना लग रहा है। या फिर उस सिचुएशनल लीडरशिप में छुपा एक इंसान का अपना पर्सनल अनुभव, उसकी समझ और एक पूरे लोकल कम्युनिटी को साथ लेकर चलने की उसकी वो लीडरशिप कला हमेशा इन डेटा और इन मशीनों से एक कदम आगे ही रहेगी। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल में इस शिक्षा और स्कूल प्रशासन के पूरे नजरिए को बदल कर रख सकता है। इस बारे में सबको जरूर सोचना